और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी राणा जी हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, सबसे पहले शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं क्योंकि कई और मेहमान हमारे साथ इस बीच जुड़ेंगे पैनल में। किस तरीके से देखते हैं पहली प्रतिक्रिया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? नहीं, बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि सरकार चाहे प्रदेश की हो या देश की हो, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए इस प्रकार के इवेंट जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। और जो दिखता है वो बिकता है, उसके लिए जो इन्वेस्टर्स को बुलाकर उनको दिखाना कि किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, किस प्रकार का आपको सुविधाएं मिलेंगी, उसके लिए इस प्रकार के इवेंट का होना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी भी है और अच्छा है। उससे निश्चित रूप से देश प्रदेश दोनों को उनकी आर्थिक प्रगति के अंदर लाभ मिलेगा। जी अश्विनी जी, लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि पॉलिसीज़ जो होती हैं, अगर सरकार की बात की जाती है तो इन्वेस्टर्स के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है। कई मरतबा ऐसा हुआ है और वो पॉलिसीज़ जो होती हैं बड़ी फ्लेक्सिबल इस बार है। 27 से भी ज़्यादा पॉलिसी इस बार उत्तराखंड की सरकार की ओर से बनाई जो गई हैं, उसका सीधा फ़ायदा जो है वो इन्वेस्टर्स को मिलता है। लेकिन ये जो फ़ायदा है जिसके लिए होना चाहिए, जनता जनार्दन के लिए होना चाहिए, क्या वहाँ तक पहुँचता है या पहुँचेगा, या फिर जो 2018 में चूक रह गई, एनडी तिवारी के दौर में जो चूक रह गई उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर, उन सारी चीज़ों को पाटा जा सकेगा? नहीं, उससे देखिए क्या है कि सबसे पहले तो बाहर से इन्वेस्टर को लेके आना, तो निश्चित रूप से उनको कुछ सुविधाएं देनी पड़ेंगी। सुविधाओं के नाम पर ये नहीं होना चाहिए कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक बुरा दौर वहाँ देखा है। हाँ। तो पर्यावरण को जो है नुकसान ना हो, ये सबसे बड़ी पहाड़ के लिए ज़रूरी चीज़ है। और मुझे लगता है कि सरकार ने उसके ऊपर फोकस किया होगा, उसको देखा होगा। उसके बाद जो इंडस्ट्री लगेगी, जो फ्रेंडली, इको फ्रेंडली है, वहाँ के समय के अनुसार, वहाँ के वातावरण के अनुसार, वहाँ की ज़रूरतों के अनुसार है, तो उसके कारण से जो लोकल फॉर वोकल लोगों को वहाँ रोजगार भी मिलेगा। वो एक बहुत बड़ी, प्रधानमंत्री ने अपने जिस प्रकार भाषण में भी कहा कि जो जवानी है वो पहाड़ के लिए लगे, यानी जो युवा है वो रोजगार के लिए पहाड़ से, अपने घर से छोड़कर दूर ना जाएं। हाँ। उनके लिए जब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो निश्चित रूप से वो वहाँ रहेंगे और रोजगार सर्जन होगा। रोजगार मिलेगा तो उसका लाभ जो है परिवारों को भी होगा और राज्य की प्रगति के अंदर भी होगा। लेकिन चिंता वही है कि इको फ्रेंडली इंडस्ट्री चाहिए, पर्यावरण के ऊपर उसका कोई नुकसान ना हो। हाँ। और चाहे लेबर हो, उसका भी दोहन नहीं होना चाहिए। लेबर को जो है उसको मौका मिले, लेकिन उसका हमने कई बार देखा है अश्विनी जी कि कई इंडस्ट्रीज आई और आकर फिर वो चली गई। तो क्या ये माना जाए कि इंडस्ट्रीज के न टिक पाने का, उत्तराखंड के अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री के न टिक पाने का कारण आपको क्या लगता है? कई बार ऐसा हुआ। पिछले अगर एनडी तिवारी के दौर की बात कर लें, उस वक्त बड़े सपने सजाए गए थे कि रोजगार उपलब्ध होगा, लेकिन फिर उसके बाद स्थितियां वहीं हो गई कि रोजगार का सर्जन तो कहाँ से हो, क्योंकि इंडस्ट्री गायब हो गई। तो क्या यहाँ पर, अगर हम एक एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपसे समझूं, तो किन ग्राउंड्स पर काम नहीं हो पाता उस वक्त? क्या होता है कि जब नई इंडस्ट्री आती है तो बहुत सारे हिल स्टेशन, अगर प्रदेश के हिमाचल भी हुआ, वहाँ पर भी जो फार्मा है और इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को मौका दिया जाता है, उनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, उनको टैक्स में कुछ समय के लिए ब्रैकेट में उनको लाभ दिया जाता है। क्या होता है कि बैंकों से उनको फाइनेंस भी मिलता है, जैसे ही उनका वो टैक्स बेनिफिट समाप्त होता है, यानी कि उनको रिबेट जो मिल रही थी 5 साल के लिए या 6 साल के लिए, वो समाप्त होती है, वो अपनी दुकान बंद करके कहीं और जाने की प्लानिंग करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री एक बार लग गई है, वो आसानी से वहाँ से शिफ्ट ना करें। ठीक, उसको बनाए रखने के लिए सरकार को जो भी सुविधाएं हैं वो एक्सटेंड करनी चाहिए, ताकि वो इंडस्ट्री वहाँ बनी रहे और जो रोजगार भी सृजन कर रही है और इको फ्रेंडली भी है, कोई नुकसान नहीं दे रही प्रदेश को। तो ऐसी इंडस्ट्री को जो इस प्रकार का टैक्स रिलीफ है, वो ब्रैकेट है, उसको एक्सटेंड करना चाहिए ताकि वो वहाँ पर बनी रहे। ठीक है अश्विनी जी, लेकिन आज की अगर बात करें, क्योंकि आज का जो सेशन है वो सेशन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऑटो, फार्मा और इसके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ और रियल एस्टेट पर, इस पर विचार विमर्श और चर्चा जो है वो आज हो रही है। कितना स्कोप है अगर उत्तराखंड में हम देखें इन सेक्टर्स की अगर हम बात करें? देखिए, उत्तराखंड में हर सेक्टर के लिए स्कोप है, लेकिन मुझे जो चिंता है वो हाउसिंग, रियल एस्टेट की है। कि अगर पहाड़ों पर आप इस प्रकार से कंक्रीट के जंगल खड़े कर देंगे
तो वो पहाड़ उसको सह नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी पिछले बार जब बारिश थी तो हिमाचल में भी देखा, उत्तराखंड में भी देखा कि किस प्रकार से जो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन होती है उसका नुकसान पहाड़ों को होता है। तो पहाड़ों पर उतना ही जो है कंस्ट्रक्शन की जाए कि जितना वो उसको सह पाएँ और ज़रूरी हो। अंधाधुंध रियल इस्टेट के लिए मुझे लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। बाकी जो बाकी इंडस्ट्री हैं जैसे एजुकेशन है उसके लिए एक अच्छा स्कोप है, फार्मा के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, सभी चीज़ों के लिए है, वेलनेस के लिए अच्छा है। क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली है उस सारे सेक्टर के लिए। लेकिन रियल इस्टेट से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन से हमें बचना चाहिए। ठीक है अश्विनी जी, मैं लौटूंगा। हमारे साथ और भी तमाम मेहमान बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। एचसी पुरोहित जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं दून कॉलेज से। सर बहुत स्वागत आपका एचसी पुरोहित जी। प्रोफेसर आर.के. आर्य जी अर्थशास्त्री हमारे साथ बने हुए हैं। आर.के. आर्य जी बहुत स्वागत आपका भी। डॉक्टर राकेश वर्मा जी अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं दून कॉलेज से। डॉक्टर राकेश वर्मा जी आपका भी स्वागत है। और आलोक पांडे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी आपका भी स्वागत है। आलोक जी शुरुआत आपसे भी मैं कर लेता हूं क्योंकि अश्विनी जी से बात हो रही थी और उन्होंने कई चीज़ों पर गौर किया और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि इंडस्ट्रीज, क्योंकि मेरा भी सवाल वही था कि इंडस्ट्री का आना और फिर वो टिके रहना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कई मरतबा ऐसा हमने देखा है कि इंडस्ट्री आती है जोर शोर से, हल्ला भी खूब होता है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि इंडस्ट्री गायब। देखिए, इंडस्ट्री वही टिकेगी जहां उसे बेनिफिट हो। इसका मतलब कि प्रारंभ में उसे लाभ मिलता है, टैक्स बेनिफिट तो रुक जाती है, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं रुकती है, इसका मतलब है कि उसका जो व्यापारिक लाभ है वो कम हो जाता है, अदर स्टेट में बढ़ जाता है। तो उत्तराखंड को या हिमाचल को, क्योंकि वो पहाड़ी राज्य है, स्पेशल स्टेट्स का दर्जा है, प्रारंभ में टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो व्यापारी उसका पूरा लाभ लेने के लिए जाता है। तो व्यापारियों को भी ये काम करना चाहिए। दूसरे राज्य में तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ टैक्स बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है और हिमाचल में, उत्तराखंड में कम मिलता है। 6 साल के बाद में भी तो उनको भी उस तरह से अपने व्यापार को उखाड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा, जो पहाड़ी राज्य है वहां का मेन प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। आप जो 30% उत्तराखंड प्लेन है वहां तो ठीक है, लेकिन उत्तराखंड तो 30% तो नहीं है ना। आप चमोली डिस्ट्रिक्ट में लगाना है, मान लीजिए कर्णप्रयाग के पास इंडस्ट्री, तो जो रोड कनेक्टिविटी है, जब अभी जो रेल कनेक्टिविटी बन रही है और कर्णप्रयाग तक बन रही है, तो रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उद्योग भी टिकेगा। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी वहां काम आएगी। हेमंत जी, मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में 2 साल मेरा प्रवास रहा है, तो पहाड़ों का दुख मुझे कम से कम नहीं कह सकता हूँ, तो वहां का दुख महसूस कर सकता हूँ। पहाड़ों के गांव खाली हो जाते हैं और वो गाजियाबाद में आकर के वो बच्चा रहता है, माता पिता बीवी बच्चे पहाड़ों में हैं, और कमाने वाला व्यक्ति जो है अपने गाजियाबाद में पड़ा हुआ है। तो उसके लिए जरूरी इंडस्ट्री लगे। लेकिन ये जो प्रकृति का दोहन, देखिए पहाड़ जो है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, इनका आप उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद जैसा आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकते। तो पहाड़ों की खूबसूरती बची रहे और पहाड़ों की जवानी पहाड़ों के काम आए, पहाड़ों का पानी पहाड़ों के काम आए, ये ड्यूटी सरकार की है। हम ये कब तक सुनते रहे कि हमारा डीएनए खराब है, तो नॉर्थ इंडिया के लोग पैसा नहीं कमाते, नॉर्थ इंडिया के लोग केवल पानी पूरी बेचते हैं, नॉर्थ इंडियन तो केवल ये काम करते हैं, तो हम कब तक ये करते रहे? तो उत्तर भारत की सरकारें हैं, उनमें से सारी सरकारें प्रयास कर रही हैं कि वो पानी पूरी बेचने वाले से बाहर निकले और अपने राज्य को डेवलपमेंट करें। बिल्कुल, और तभी विकास संभव है, तभी विकसित देश और प्रदेश बन पाएगा, जिसका जिक्र चाहे वो पुष्कर सिंह धामी कर रहे हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हो। डॉक्टर एच.सी. पुरोहित जी हमारे साथ हैं, माफी चाहेंगे। एच.सी. पुरोहित जी, किस तरीके से आपकी पहली प्रतिक्रिया इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर? महत्वपूर्ण है राज्य के विकास के लिए, और आज वैश्विक परिदृश्य में यदि हम देखें तो अर्थव्यवस्था के विकास का जो मॉडल है जी, उसको उद्योग केंद्रित यदि हम नहीं रखेंगे तो हम रोजगार सृजन की दृष्टि में आगे नहीं बढ़ सकते। आज की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से मार्केट ड्रिवन है। ऐसे में कॉर्पोरेट फ्रेंडली एनवायरमेंट का निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की वर्तमान सरकार में इस प्रकार के समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों इन्वेस्टर्स आज राज्य का रुख कर रहे हैं। इससे पहले ऐसे प्रोजेक्ट, एक बार आपका वीडियो जो है प्रॉपर नहीं आ पा रहा, ठीक है, हाँ रखिए अपनी बात, रखिए, अभी आया सर, रखिए अपनी बात। जी आवाज, जी रखिए अपनी बात। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि आज का जो परिदृश्य है, किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का या राज्य के विकास के लिए उद्योगों का होना, औद्योगिक विकास होना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि कृषि की जो विकास दर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ते जा रहा है। उद्योगों का जो अंशदान है वो स्टिक है, इसलिए ये आवश्यकता है कि उद्योगों की गति बढ़ाई जाए। सर्विसेज सेक्टर को हमने देखा कोरोना काल में, यहाँ सेक्टर काफी फ्रेजाइल है। कोरोना काल के दौरान जब सारी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सारी गतिविधियां जब ठप थी, तो ऐसे में कृषि क्षेत्र में ही थोड़ा सा विकास की गति देखी गई। लेकिन कृषि के अंदर एक लेवल पर कॉम्पिटिशन है, इसलिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करें जिससे उद्योगों का राज्य के प्रति या देश के प्रति इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्रिएट हो, वो और बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट के लिए आ गया। ठीक सर, मैं लौट रहा हूँ पुरोहित साहब, वापस लौट रहा हूँ। आर्य जी हमारे साथ हैं। आर्य जी, आप किस तरीके से फिलहाल देख पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे तब ये जिक्र दरअसल आपकी ओर से किया गया कि केवल दिखावा ना हो, इन्वेस्टर अगर आ रहे हैं या फिर इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो वो धरातल पर इम्पैक्टफुल होना चाहिए, दिखना चाहिए। अभी डबल इंजन का भी जिक्र कई मर्तबा हुआ है। क्या लगता है इस बार ऐसी स्थितियां बनेंगी, उत्तराखंड के जो पक्ष में माहौल बने, ऐसी स्थितियां होंगी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो पाए? देखिए, ऐसा है कि हिली जो स्टेट्स है लाइक हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और ये आपका उत्तराखंड, इसका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है। तो आप देखते हैं कि जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो कैसे वो रिवर्स जो है फाड़ती हुई जाती है और फ्लैश फ्लड आता है, जिसके वजह से लाइव्स एंड लाइवलीहुड उजड़ जाती है। तो बिना एनवायरनमेंट को छेड़े और नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसका फुल्ली यूटिलाइज करते हुए जो कारोबार बनते हैं वो ये है कि टी की प्लांटेशन हो, कैश क्रॉप्स हो, और इस तरह से जो एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस है वो उन लोगों को लाइव स्टॉक की ब्रीडिंग कैसे हो पाए और उसके अंदर फोडर कैसे मिल पाए, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटीज कम हो जाती है, रिजर्वॉयर नहीं होते पहाड़ी एरिया पर। तो उसके कारण से जो एग्रीकल्चर के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज करना अति आवश्यक है। इस तरह से फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और मेडिसिनल प्लांट्स जो काफी अबंडेंस में है, वेलनेस के लिए उनकी जरूरत है। योगिक जो एक्सरसाइजेज हैं, उसके जो जिम्स हैं वो बड़े जरूरी हैं। टूरिज्म तो इन हिली स्टेट्स का है ही है, चाहे कश्मीर हो चाहे हिमाचल हो, उसके ऊपर तो इनका सर्वाइवल ही है, क्योंकि 30% इनकम वहां से ही आती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। परंतु जहां तक पढ़े लिखे लोगों का सवाल है, उनको मैन्युफैक्चरिंग में ले जाना वोकेशनलाइजेशन से, वो बड़ा जरूरी है। उस वोकेशनलाइजेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट का नेचर है वो ऐसा मार्केटिंग से रिलेटेड होना चाहिए और ग्लोबल वैल्यू चेन बने या सप्लाई चेन। अगर डोमेस्टिक है तो सप्लाई चेन। हाँ। अगर जब सप्लाई चेन टूट जाती है, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पहले शुरू में हमने परसीव की, देखा कि कंपटीशन तो कहीं मेनलैंड पे बन गया, तो उसके बाद वो इंडस्ट्री ठप हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट जो है टैक्स हॉलीडेज एक लिमिटेड टाइम के लिए देती है। जब तक इंडस्ट्री इन्फेंसी से ऊपर उठती है तो उसके बाद उसका वो सारा बंद हो जाता है, तब उसको अपने प्रॉफिट पे ही चलना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो इतना लंबे समय तक नहीं हो सकता, उसकी ज्यादा से ज्यादा मियाद 3 से 5 साल तक होती है। हाँ। तो कुल मिलाकर वो इंडस्ट्री जैसे कि फार्मास्यूटिकल है जो शहरी क्षेत्र में लग सकती है, और जो हिली टेरेन पे है वो आयुष के प्रोडक्ट है, जैसे पतंजलि के लिए वहां पर काफी स्कोप है, वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। आईटी के अंदर काफी स्कोप है और आईटी एनेबल सर्विसेज है, उसको भी कर सकते हैं आप। डिजिटल इकोनॉमी है, उसको भी कर सकते हैं यूज, और स्टार्टअप जो है। तो मेरे ख्याल से सॉफ्ट इंडस्ट्रीज जितनी होंगी पोल्यूशन को नहीं डिस्टर्ब करेंगी, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और रियल एस्टेट, जैसे आप अभी हम सुन रहे थे कि रियल एस्टेट में अगर मार धाड़ करेंगे काफी लोग आएंगे। हाँ। क्योंकि टूरिस्ट को बढ़िया से बढ़िया प्लेस चाहिए होता है ठहरने के लिए। उसका एक नाइट का भी कई बार किराया कई जगहों पे 15-20 हजार पे भी हो जाता है। ठीक है, जब लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए तो डेफिनेटली उनको ये लगता ही नहीं है। तो वहां पर अगर मैसिव इन्वेस्टमेंट होती है तो सैंड माइनिंग और वगैरह फिर से होगा, जैसे जोशी मठ का अभी हुआ था कि रिवर के बैंक से आपने सैंड को हटा लिया, अब रिवर का बैंक एम्बैंकमेंट खत्म हो गया और फ्लड जो है वो बैठ गई
और नीचे ही जमीन धस गई और लोग 700 परिवार छोड़कर चले गए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है आर्य साहब कि सॉफ्ट इंडस्ट्रीज का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसका बड़ा नुकसान जो है वो भौगोलिक स्तर पर अगर हम नई इन चुनौतियों से निपटेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। जैसा कि अभी अश्विनी राणा जी ने भी कहा, अश्विनी राणा जी जो बात आप कह रहे थे वही बात का जिक्र वो कर रहे हैं आर.के. आर्य जी कि सॉफ्ट इंडस्ट्री होनी चाहिए और सॉफ्ट इंडस्ट्रीज तक ही सीमित रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति लगती है उत्तराखंड के अंदर आपको? नहीं, सॉफ्ट इंडस्ट्री भी हो सकती है, और जैसे आर्य जी भी कहते हैं कि भाई सप्लाई चेन है, स्टार्टअप्स के द्वारा ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स को प्रमोट करना कि जो सप्लाई चेन का काम बड़े नीचे हिली एरिया से नीचे जो बड़ी इंडस्ट्री है उनके लिए वो काम कर सकें, और उसके लिए रोड्स भी हैं, रेलवे भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो वो छोटे स्टार्टअप्स जो है ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और अपना रोज़गार भी वो चालू कर सके, तो वो सप्लाई चेन का काम जो है एंसिलरी यूनिट इसको बोला जाता है कि जो बड़े नीचे यूनिट लगे हैं पहाड़ों से नीचे, उनके लिए वो सप्लाई चेन का भी काम कर सके, तो वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नहीं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, अडानी ग्रुप की अगर बात की जाए, तो यहाँ चर्चा इस बात को लेकर के हाई स्पीड इंटरनेट को लाने का प्रयास जो है वो वहाँ हो सकता है, तो क्या ये चीज़ें भी वहाँ पर संभव है? नहीं, वो तो है ही है, उसके बिना तो आईटी और बाकी सारी चीज़ों के लिए अभी जो वो है फाइबर है और हाई स्पीड इंटरनेट है वो तो ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरनेट की सुविधा एक अच्छी तो ज़रूरी है, लेकिन वो सप्लाई चेन का भी वहाँ पर एक सॉफ्ट काम किया जा सकता है। ठीक है, राकेश जी हमारे साथ हैं, दून कॉलेज से हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री राकेश वर्मा जी। डॉक्टर राकेश वर्मा जी, किस तरीके से फिलहाल एजुकेशन, क्योंकि पहला जो सेशन है उसमें एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, ऑटो है, फार्मा है और रियल एस्टेट भी है। हालांकि रियल एस्टेट को लेकर थोड़ी सी कमियां खामियां को दूर करना बड़ा ज़रूरी है और उस पर जाया जाएगा या फिर नहीं जाया जाएगा उस पर भी हमने विचार विमर्श किया। अभी कई बातें निकलकर पैनल से निकलकर सामने आई हैं, लेकिन एजुकेशन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन के लिहाज से कितना बदलाव उत्तराखंड में होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन के संबंध में आप ये देखेंगे कि पिछले 20 साल में एजुकेशन के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनमें बहुत ही वृद्धि हुई है और ये एजुकेशनल हब माना जाता है। और इसमें हमारे यहाँ जो है इंजीनियरिंग साइड में, मेडिकल साइंस में, इसके अलावा आपके कंप्यूटर साइंस में और नर्सिंग में, ये तमाम जो है इस तरीके से स्किल का जो है डेवलपमेंट हो रहा है और तमाम विद्यार्थी इसमें जो है पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अभी भी इतनी गुंजाइश है कि इसको देखा जाए कि मशरूमिंग ना हो जाए, क्योंकि हम क्या होता है कि हमारे यहाँ इस प्रकार का एजुकेशन में भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मशरूमिंग हो जाती है और एजुकेशन के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव हो गए हैं कि उनमें जो है वास्तव में वो व्यक्ति जो बच्चे टैलेंटेड हैं, पहाड़ से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, लेकिन टैलेंटेड हैं, लेकिन तो उसमें उनको जो है एजुकेशन पाना संभव नहीं हो पाता। तो इस कारण से एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप जो है इस प्रकार का ये एक रख सकते हैं कि जिससे कि एजुकेशन में तमाम इंस्टीट्यूशन इत्यादि में वृद्धि हो। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 6000 एकड़ की जो है चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है, तो इसमें जो भी वादे चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए हैं, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में किए गए हैं, चाहे वो जो है इंडस्ट्री के लिए और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किए गए, तो उनमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और बाद में पता चला सरकारें बदल गई और वो प्रोजेक्ट जो है ठप हो गया। तो इस कारण से उसमें सप्लाई और डिमांड की जो इक्वेशन है उसमें कोरिलेशन बैठाना बहुत जरूरी है। आजकल चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है तो इसलिए मार्केट को हम जो है डेवलप कर सकते हैं और हमारे इन्वेस्टर जो है वो मार्केटिंग का भी बारे में सोचेंगे। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस भी करेंगे, इसके अलावा स्वॉट एनालिसिस भी करेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है हमारे यहाँ की। बहुत ऊपर वाले जो पहाड़ है वो बड़े वल्नरेबल है, वहाँ पर किसी भी तरीके से हमें ऐसी इंडस्ट्री को ही लाना चाहिए जो फ्लोरिकल्चर, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और इसके अलावा जो है जितने भी औषधि से संबंधित प्लांट है, हर्बल वगैरह, उनके क्षेत्र में उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो पलायनवाद हो रहा है वो पलायनवाद वहीं रुक जाएगा और जो बच्चे हैं पढ़े लिखे वो सब इसमें योगदान दें और इस तरीके से एक सेग्रीगेशन हो जाएगा और उसमें जो नीचे तमाम थोड़े से ऐसे एरिया हैं जो पहाड़ के क्षेत्र में इतने वल्नरेबल नहीं है
वहां पर थोड़ी सी MSME टाइप की इंडस्ट्री हम जो है लगाना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे हेल्थ के क्षेत्र में भी अभी बहुत ज्यादा स्कोप है और यहाँ पर हेल्थ के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके साथ फार्मा के संबंध में भी, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में, पंजाब, ये हमारे आसपास के जो स्टेट है, ये भी हमारा एक तरीके से मार्केटिंग क्षेत्र है और इनसे भी हमको एक दूसरे से रिलेशन किया जा सकता है और मदद मिल सकती है। ठीक है राकेश जी। जी हाँ, कर दीजिए। मैं ये भी कहूंगा कि किसी भी तरीके से जो भी चीजें प्लान लाई जा रही है वो हवाई नहीं हो, उनमें जो है जो वादा किया गया है वो पूरा हो जाए। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। HC पुरोहित जी हमारे साथ हैं। HC पुरोहित जी, आपको क्या लगता है, एजुकेशन का जो जिक्र अभी किया राकेश जी ने भी कई संभावनाएं हैं, इसको बहुत ज्यादा है और हमने कई मर्तबा देखा है, ऐसी कई खबरें हम लगातार पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो बच्चे हैं दूर दूर से पैदल चलकर स्कूल पहुंच रहे हैं, कॉलेज पहुंच रहे हैं, तो ये इन सारी चीजों को भी पाटा जा सकता है, ऐसी संभावना है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ा मुश्किल को हमको केंद्र में रखना होगा और खासतौर से जो टॉप हिमालय क्षेत्र है, मिडिल हिमालय और फुट हिल्स, उत्तराखंड के अंदर स्कूली शिक्षा पहले से ही विश्व लेवल पर फेमस रही है और स्कूली शिक्षा के लिए राज्य जाना जाता है। लेकिन आज भी तकनीकी, प्रोफेशनल और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, विशेष तौर से शोध जो इनोवेशन है, उस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। हमारे पास प्रीमियर इंस्टीट्यूशन राज्य के अंदर हैं, लेकिन उनका राज्य के लोगों को किस प्रकार से लाभ मिले, एक तो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के जरिए हम और भी बड़ी मात्रा में इसको बढ़ा सकते हैं। विदेशी विद्यार्थी जब हमारे राज्य के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आएंगे बड़ी संख्या में, तो इससे फॉरेन करेंसी भी उत्तराखंड इससे प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन को विकसित करें जहाँ पर उच्च शिक्षा, शोध, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बढ़ाने होंगे। और जिस प्रकार से IIT है, IIM है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, NIT है और भी CSIR के लेबोरेटरीज है, इनकी संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि राज्य बनाने के बाद इस दिशा में बहुत अधिक कार्य हुआ नहीं है। लेकिन इस प्रकार जब एजुकेशन के क्षेत्र में और भी इन्वेस्टमेंट आएगा और भी इन्वेस्टर आएंगे, तो हमें इससे हमें और भी अधिक, मुझे लगता है कि विदेशी मुद्दा भी प्राप्त होगी। दूसरा जो एक बहुत बड़ी अच्छी बात देखने को मिली इस इन्वेस्टर समिट से पहले ही राज्य सरकार ने किया, वो है कि जो हमारे उत्तराखंड के जो प्रोड्यूस है, खासतौर से जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पे पैदा होता है, उसको आज तक कोई ब्रांडिंग नहीं, उसकी GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उसके प्राप्त हो जाने से वो उस नाम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध रहेंगे उपभोक्ताओं के लिए। और उसका जो सरकार ने निर्णय लिया कि हाउस ऑफ हिमालय, इस ब्रांड के तहत उत्तराखंड के जो उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध होंगे, तो मुझे लगता है कि इससे काश्तकारों के अंदर भी एक प्रकार से मोटिवेशन होगा, वो अपने उत्पाद को, क्योंकि यहाँ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो ऑफ सीजन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए काफी फ्रेंडली है। और मेडिसिनल प्लांट की दृष्टि से देखेंगे, ऑफ सीजन क्रॉप की दृष्टि से देखेंगे, तो काश्तकारों को जैसे गर्मियों में सब्जियां, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन हो, इसको कर सकते हैं और उसी समय यहाँ पे यात्रा सीजन भी रहता है। इस बार आपने देखा कि 56 लाख से भी अधिक यात्रियों ने चारधाम के दर्शन किए। मानस खंड परिपथ को विकसित करने की दृष्टि से भी सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है और भी कई पथ हैं, सीधा परिपथ को भी विकसित किया जा रहा है। तो ऐसे जो नए टूरिस्ट के डेस्टिनेशन यदि यहाँ पे तैयार होंगे, जहाँ पर की स्टार्टअप के रूप में होम स्टे और नए कारोबार, टूरिस्ट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हमारे युवाओं को रोजगार के नए ऐसे पुरोहित जी, क्योंकि ये भी एक स्थिति है, कई मर्तबा हमने देखा है, रियल एस्टेट का जिक्र आप कर रहे हैं मुझे लगता है ऐसे पुरोहित जी, लेकिन क्या लगता है कि इस तरीके की स्थितियां, भौगोलिक जो परिस्थितियां यहाँ की उत्तराखंड की हैं, उनके सारे एस्पेक्ट्स को समझना बड़ा जरूरी है। कई मर्तबा देखा कि विकास हुआ तो फिर उत्तरकाशी जैसा हाल ही का एक जो एग्जाम्पल है बड़ा मुश्किल पैदा कर देता है। तो ये इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए क्या वाकई एक्सपर्ट्स की भी जानकारी होनी ज़रूरी है, उन पैमानों पर खरा उतरना भी ज़रूरी है? कई बार ऐसा होता है कि शायद उनका ख्याल नहीं रखा जाता, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए हर क्षेत्र में चुनौतियां, तो देखिए प्रकृति के अंदर चुनौतियां तो सब जगह है, प्राकृतिक आपदाएं सब जगह होती हैं और उनको किस प्रकार से हम उन चुनौतियों से का सामना करें, इसके लिए आवश्यक है कि उसके प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं होनी होगी। स्थानीय स्तर पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हमें करनी होगी, लेकिन उसके दम पर यदि उसके नाम से हम विकास को कहीं साइडलाइन करेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा एक चुनौती, एक बड़ी बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। तो प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ
प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी, उन पर किसी तरह से उसके प्रभाव को न्यूनतम करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसके लिए आवश्यक है कि साइंटिफिक टेम्पर हम डेवलप करें और भी साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन जैसी चीजें आज हो रही है। आज बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज लाए जा रहे हैं और उससे बड़ी सफलता मिलती है। आपने देखा उत्तरकाशी में चिरकेरा का जो ऑपरेशन था बहुत सफल रहा और मुझे लगता है कि इस प्रकार से युवाओं को, स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमको चलाना होगा। दूसरा जो टूरिस्ट सबसे बड़ा सेक्टर है और आयुष के अंदर पूरा हिमालय अपने आप में मेडिसिनल प्लांट के दृष्टि से देखेंगे तो काफी रिच यहाँ क्या वेजिटेशन है, लेकिन इसकी जानकारी युवाओं को हो और यहाँ के गांव के बच्चे उन मेडिसिनल प्लांट का उपयोग समझ सकें, उसकी प्रोसेसिंग जान सकें। इस प्रकार के उत्पाद यहाँ पे जो तैयार होते हैं जो कहीं नहीं हो पाते, उनके उपयोग, उनका लाभ यदि हमें मालूम होगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस प्रकार से एक ब्रांड लेकर के राज्य सरकार आई है हाउस ऑफ हिमालय, उसके अंदर यदि उनको ब्रांडिंग कर पाएंगे और उनको हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करा पाएंगे तो इन्वेस्टर समिट बहुत सफल इस दृष्टि से माना जाएगा। दूसरा जो होम स्टे का कंसेप्ट है और जो स्टार्टअप की दृष्टि से आप देखेंगे तो सॉफ्ट स्किल में खासतौर से जो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर बहुत क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है। हमारे पास युवा जो है वो काफी शिक्षित हैं, एजुकेशन का लेवल काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि इस दृष्टि से यदि जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हमको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग यानी कि 6 महीने का, 3 महीने का उस पर्टिकुलर बिजनेस को देखते हुए, पर्टिकुलर प्रोफेशन को देखते हुए यदि जॉब ओरिएंटेड उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि युवा स्वरोजगार की दिशा में भी प्रेरित हो। जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी आवश्यकताएं आयुष बेस्ड हो सकती है, हमारी आवश्यकताएं पर्यटन पर ज्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि ये आयुष प्रदेश है, यह पर्यटन टूरिस्ट स्टेट है। इसलिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट दूसरी दिशाओं में यदि हम लाएंगे, हैवी इंडस्ट्रीज में यदि आएगा तो वो बहुत ज्यादा दिनों तक सस्टेनेबल नहीं होगा। उसके बजाय जो हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन है उनको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि यह इन्वेस्टमेंट समिट निश्चित रूप से राज्य के युवाओं के लिए और राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने में निश्चित रूप से सफल होगा। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ। अश्विनी राणा जी, आपको क्या लगता है कि डिफेंस के सेक्टर की अगर हम बात करें, टाटा ग्रुप को लेकर ये जानकारी है कि डिफेंस के सेक्टर में भी ये निवेश कर सकते हैं, लेकिन मेरे जहन में सवाल बार बार ये आता है कि लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया देश के प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, क्या उत्तराखंड के अंदर ऐसी स्थितियां भी होनी चाहिए लोकल फॉर वोकल के लिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या है, उत्तराखंड की जिस प्रकार से बात करेंगे, फ्रूट्स हैं हाँ या वेजिटेबल्स हैं, वो लोकल प्रोसेसिंग यूनिट बागवानी हो गया, बागवानी के हों या उसके हो, वो वहीं पर लोकल स्तर पर ही लगें ताकि उसको फ्रूट को या चीज़ों को लेके दूर ना जाना पड़े, वहीं प्रोसेस हो, लोगों को स्टार्टअप के द्वारा उसको शुरू किया जाए और वो बड़ी कंपनीज को जो है वो सप्लाई चेन का काम करें, तो वो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। दूसरा टूरिज्म में या होटल एक सवाल, क्योंकि जो विपक्ष के जो नेता हैं वो कई मर्तबा जिक्र करते हैं, तो क्या वो फैक्ट्स के साथ है या फिर नहीं? खैर वो इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि कई बार ये जिक्र हुआ कि जब इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टर्स आते हैं, तो फिर छोटे जो उद्यमी होते हैं वो मारे जाते हैं। क्या ऐसी स्थितियां भी हैं? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, वो सरकार को जब बड़े उद्योगों को परमिशन देती है तो उनको इस तरह से देना चाहिए कि उसी फील्ड में छोटे उद्योग जो हैं सफ़र नहीं करने चाहिए। तो इसलिए वो उनको लाइसेंस देना, परमिशन देना उसके आधार पर करना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है या होटल इंडस्ट्री है या टूरिज्म इंडस्ट्री, उसके लिए इस प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन की जानी चाहिए कि मल्टी स्टोरी के जगह रिजॉर्ट्स बनाए जाएं और जो पहले ट्रेडिशनली पहाड़ में मकान बनते थे वैसे ही बने, ताकि पहाड़ पर भी उसका लोड ना हो और लोग उसको वहाँ का जो रहना है उसको एंजॉय कर सके। तो बिना छेड़छाड़ किए वहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एग्रेसिव होके ना करें ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी उस काम में शामिल हो और पहाड़ को भी नुकसान ना हो। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच में चैलेंजेस, जैसा कि आपने कहा कि अग्रेसिव होकर ना किया जाए और प्रकृति से अगर खिलवाड़ होता है तो फिर कुछ इस तरीके की स्थितियां हो जाती हैं, जैसे कि हम लगातार देखते आ रहे हैं उत्तराखंड में, खासकर जो अगर हम जोशीमठ का जिक्र करें तो वो भी एक एग्जाम्पल है। कई ऐसे होटल्स वहाँ बनाए गए, कई वहाँ पर प्रॉपर्टी का काम किया गया, जिसके बाद ये स्थितियाँ बनी। आलोक जी, जब चुनौतियां ज्यादा होती हैं तो फिर जहन में सवाल आता है वो
इन्वेस्टर्स के जहन में भी सवाल आता है कि भाई जहां चुनौतियां ज्यादा हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट भी उसी लिहाज से, उसी सोच समझ के किया जाए। तो क्या लगता है कि क्या उन्हीं चीजों को समझते हुए इन्वेस्टमेंट होगा? देखिए, इन्वेस्टर को भी ये पता होता है कि पहाड़ों में उसकी अपनी इन्वेस्ट करने की सीमाएं हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आलोक जी। तो इसीलिए इन्वेस्टर सबमिट की जाती है ना, कि उनकी डाउट्स को क्लियर किया जाए। और जैसा कि हमारे सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, साथ ये सरकार भी देख रही होगी कि पहाड़ के स्वरूप को नष्ट न होते हुए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है या होटल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात है, या जो उसमें पहाड़ों पर लोड एक सीमा से बर्दाश्त हो, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उनको उस तरह से डेवलपमेंट करना ही होगा कि पहाड़ सुरक्षित रहे। तो ये सरकार और व्यापारियों के बीच में भरोसा कायम हो तो उनका मूलधन पैसा भी ना डूबे, क्योंकि पहाड़ की अपनी चुनौतियां हैं, तो पैसा भी ना डूबे और पहाड़ों में रोजगार भी सृजन आ जाए। मुझे लगता है इसके लिए इस तरह की सबमिट जरूरी है कि सरकार भी इंटरेस्टेड है आपकी चुनौतियों में मदद करने के लिए, क्योंकि पहाड़ों में ज्योग्राफिकल बड़ी सी प्रॉब्लम होती है। व्यापारी डरता है अपना पैसा लगाने में, क्योंकि व्यापारी अगर पैसा लगा देगा और रिटर्न नहीं आएगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो सरकार यही कोशिश कर रही है कि पहाड़ और व्यापारियों के बीच में एक मीडिएटर का काम करे, जिससे पहाड़ भी सुरक्षित रहे और व्यापारियों का धन भी सुरक्षित रहे। इसलिए ऐसी ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बड़ा रिस्क का फैक्टर है, और ये हर किसी के जहन में रहता है। अश्विनी जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और हर किसी के जहन में जाहिर सी बात है कि अल्टीमेट अगर गोल है तो प्रॉफिट ही है, और जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी प्रॉफिट चाहिए ही। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से हमने कई मरतबा देखा कि इंडस्ट्री गायब हो जाती है। बिल्कुल, वो जरूरी है, उसको जो उसने लगाया है, लागत है, वो भी उसको मिले। हाँ। और अगर बैंकों ने फाइनेंस किया है हाँ। तो बैंकों का फाइनेंस भी सुरक्षित हो। हाँ। क्योंकि बैंक भी जब वहाँ ऐसे क्षेत्र में फाइनेंस करेंगे तो उनके लिए भी वो चुनौती है कि भाई वो उसका इंडस्ट्री का भविष्य क्या है और सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट है और उस इंडस्ट्री की वहाँ पर क्या डिमांड है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए इन्वेस्टर भी अपने इंटरेस्ट की बात करता है और बैंक भी अपने इंटरेस्ट की, और फाइनेंस कंपनीज भी इंटरेस्ट की बात करते हैं कि उनका जो पैसा वो जो वहाँ पर देने वाले हैं इन्वेस्टर को, वो भी सुरक्षित रहे, ताकि वो जो चेन है वो चलती रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे वो। जी बिल्कुल, लॉन्ग लास्टिंग रहे, और लॉन्ग लास्टिंग ही दरअसल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और उसी से आने वाले वक्त में इसका फायदा मिले। लेकिन कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि जब सरकारें बदली तो फिर स्थितियां ही कुछ बदल जाती हैं, ऐसा भी होता है। खैर, लेकिन आर.के. आर्य जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सरकारों के बदलने की वजह से भी स्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो इस वक्त अनुकूल है वो उस वक्त अनुकूल नहीं रहता, ऐसा है? अगर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और वायबिलिटी को एप्रोप्रिएटली डिटरमिन कर लिया जाए, जो किन बातों पे निर्भर करती है कि उसकी टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसकी मैन पावर सप्लाई क्या होगी, उसका रॉ मटेरियल किस तरह का होगा, और उसकी डिमांड एंड सप्लाई अगर आपने डिटरमिन कर ली, वायबिलिटी चाहे फिजिबिलिटी दोनों को देख लिया अच्छी तरह से, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट कभी कोलैप्स नहीं करता है, सरकारें चाहे बदल जाए, क्योंकि आपका जो है पैर वो अंगद की तरह जम जाता है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसको नहीं उखाड़ पाएगी। जितनी भी कंपनी फ्रेजाइल होती है, डिस्टेबलाइज होती है, जिनकी इंसॉल्वेंसी पुअर होती है, जो इंसॉल्वेंट हो जाती है, सोल्वेंसी नहीं मेंटेन कर पाती, बैंक का लोन रीपे नहीं कर पाती, या उनकी डिमांड प्रोडक्ट की कम हो जाने से जो सेल प्रोसीड है वो जब कम हो जाता है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री हाथ छोड़ देती है और बैंकों के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट करके छोड़ जाती है। अभी भारत के अंदर लगभग 25 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट थे वो डूब इसलिए गए क्योंकि वो प्रोजेक्ट चले ही नहीं, क्योंकि बैंकों ने उनकी फिजिबिलिटी और वायबिलिटी पे ध्यान ही नहीं दिया कि वेदर रॉ मटेरियल उनका ठीक ठाक है, उनकी सप्लाई ठीक ठाक है। शुरू में आपने जेट एयरवेज को चलाया, परंतु बाद में देखा कि उसके ऊपर तो 54,000 करोड़ का लोन है और गोयल साहब को आपने जेल में कर दिया, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि उन्होंने कुछ हरकत की है। इसी तरह से किंग फिशर का हुआ। तो कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि अपनी वायबिलिटी और फिजिबिलिटी के बिना कर देते हैं और बैंक क्या है उनको सपोर्ट कर देते हैं। बैंकों की भी टेक्निकल एनालिसिस जो है, टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस जो होती है, वो उतनी फुल प्रूफ नहीं है। लगभग कई ऐसे बैंक है जो छोटे बैंक है। आई कांट से अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो बहुत जबरदस्त है
उसका कैपिटल ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। परंतु जो छोटे बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक है, जो हिली टेरेन में आपको हमेशा छोटे छोटे बैंक मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो ऐसे बिना फिजिबिलिटी के सैंक्शन नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर 11-12% नहीं आता, क्योंकि एक्चुअल वो आएगा 5-7%, तो उस तरह से वो करते हैं। परंतु ये जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है, इनके स्क्रूटिनी करने की एबिलिटी ना होने की वजह से जो प्रमोटर है वो प्रोजेक्ट को ले लेगा और बाद में वो हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि उसका जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है वो हार्डली 20-30% है, 70% उसके अंदर बैंक का है। तो बैंक देख लेता है कि मेरी इक्विटी इतनी है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इतना है, 70% लोन वहां पे चिपका दिया, परंतु 30% वो पहले रिकवर कर लेता है। तो जो रेशो है वो अल्टीमेटली बैंक के ऊपर आके गिरती है और वो इनसॉल्वेंसी में चली जाती है। तो कुल मिलाकर मैं फिर भी ये कहता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट 60, 70, 80 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को आप सेटअप कर सकते हो, एंसिलरी यूनिट्स को सेटअप कर सकते हो, और जो असेंबली लाइंस है उनको सेटअप कर सकते हो। जैसे डिफेंस में है, जो हार्ड कोर कंपोनेंट्स है वो कहीं और बने, असेंबल यहाँ हो जाए। और जो एंसिलरी प्रोजेक्ट है, इंजीनियरिंग गुड्स जिसे कहते हैं, जो लेथ के ऊपर होते हैं या फिर मशीन के ऊपर बनते हैं, उनको आप कर सकते हो, ताकि उनका पोल्यूशन नहीं होगा, धुआंधारी नहीं होगी, ना कोल जलेगा ना कुछ होगा। क्योंकि अब तो एनवायरमेंट कॉन्शियस हो चुकी सभी कंट्रीज, उसके अंदर कोल को तो फेज आउट करना ही करना है। परंतु इसके साथ साथ आप सॉफ्ट इंडस्ट्रीज को जैसे जैसे बढ़ावा दोगे तो वो ग्रेजुअली जो है वो स्टेट प्रोग्रेस कर सकती है। अगर एम्प्लॉयमेंट समृद्ध हो जाती है तो डेफिनेटली वहां पर कोई भी अंकुश नहीं कर सकता। और जब आप एम्प्लॉयमेंट देने के से फेल हो जाते हो तो वो इंडस्ट्री भी कोलैप्स करती है और वो सरकार के ऊपर भी उसका दोषारोपण होता है। ओके, तो कुल मिलाकर एक सवाल जहन में आ रहा है कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड इसका नाम दिया गया। खुद सूबे के मुखिया को भी अभी हमने सुना, उन्होंने भी कहा कि वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर ही डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने ये रखा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य दरअसल वही है। तो क्या हमने देखा है, कई प्रदेशों में हमने देखा है टूरिज्म बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन का एक पार्ट रहता है, क्या इस दिशा में उत्तराखंड बहुत पीछे है और उसमें अब आगे बढ़ा जा सकता है यहाँ से? पूछे आप? जी अरे जी आपसे। टूरिज्म इज ऑलवेज नीडेड इन हिली टेरेन। उत्तराखंड ने उतना काम नहीं किया आपको लगता है अब तक? उसकी सीनिक ब्यूटी है, हाँ जी, उसमें क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। आप एनडी तिवारी की बात पूछ रहे थे, आज से 15-20 साल पहले की, या रावत जी की बात करते, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ है। ठीक है, इस गवर्नमेंट को बड़ा एडवांटेज रहा है कि इस टाइम इन्होंने 10 लाख करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं है। पर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ अगर आपका कॉर्पोरेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक दिन जवाब दे जाता है। तो अगर कनेक्टिविटी अच्छी है, लॉजिस्टिक्स अच्छे है, तो ऑटोमेटिकली टूरिज्म बन जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, सेफ्टी प्रोवाइड करें। ये नहीं कि केदारनाथ देखने गए और वहां पे फंस गए और 6000 लोग मर गए, तो उस तरह का टूरिज्म नहीं होना चाहिए। जैसे जोशी मठ भी, और ये अभी उत्तरकाशी में टनल का है। तो सभी एनवायरमेंटलिस्ट को, जियोलॉजिस्ट को भी कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए। आपका ये जो रुड़की की यूनिवर्सिटी है, ये सिविल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट्स है, तो उनसे आप ले सकते हैं। वो आपको सिस्मिक जोन के बारे में भी बता सकते हैं, फ्लड कब आते हैं, फ्लड कब। तो रिजिलियंट होना भी बड़ा जरूरी है कि एनवायरमेंट को बिना डिस्टर्ब किए जो चीज लगेगी वो सस्टेनेबल होगी, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। ठीक है, रिवेन्यू 15% रिटर्न नहीं देगा तो 7-8% देता है। 7-8% इंटरेस्ट पे करने के बाद कोई बुरा नहीं होता। अभी मार्केट भी 9% से कभी ज्यादा नहीं देती है। तो कुल मिलाकर ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें हिली टेरेन का भी फला हो, जो हायर टेरेन में रहते हैं और जो प्लेन में भी रहते हैं, जो एजुकेटेड भी है, सेमी एजुकेटेड भी है, लेस एजुकेटेड भी है, सबके समन्वय करते हुए जो इंडस्ट्री का गुलदस्ता बनेगा उसको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर मैसिव इन्वेस्टमेंट किया, माइनिंग किया, या लाइमस्टोन को आपने एक्सट्रैक्ट किया, ऊपर सरफेस से ना लेके नीचे आप अगर आप चले गए, तो
तो डेफिनेटली जो लैंड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी, और जब लैंड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो वो धंसता चला जाता है। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये बिल्कुल अश्विनी जी, क्योंकि जो जिक्र अभी आर के आर्य जी ने किया कि बड़ा एडवांटेज इस वक्त की सरकार को जरूर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले था और आज के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा अंतर आ गया है। उत्तराखंड के अंदर भी कई चीजें जो है, कनेक्टिविटी की अगर बात कर ली जाए, लॉजिस्टिक का जिक्र भी उन्होंने किया, तो इसका एडवांटेज मिलेगा वर्तमान की गवर्नमेंट को? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, और उसका लाभ होगा क्या कि भाई ये सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास रहता है। मतलब सड़कें, अच्छी रोड जो है वो बन रही हैं। और मुझे लगता है कि ये जो बैंकिंग के बारे में उन्होंने जिक्र किया, उस बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि पब्लिक सेक्टर में जो भी फाइनेंस रहता है, हाँ। वो एक बैंक नहीं करता, मिल के करते हैं। और वो भी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रहती है, प्रोजेक्ट जो लगता है उसके आधार पर रहती है। बहुत ज़्यादा स्टडी बैंक वो उसको नहीं कर पाते। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इस प्रकार के समिट के द्वारा कोई सरकार जो प्रोजेक्ट ला रही है और उसको वहाँ इन्वेस्टर को बुला रही है, तो अगर सरकार का भी उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवाने में और उसके अंदर थोड़ी गारंटी की बात आती है, तो मुझे लगता है बैंकों के लिए भी एक सेफ साइड हो जाती है। और जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो उद्योग लगेंगे, उनके अंदर रोजगार भी अगर लोकल ही हो, उसके ऊपर प्राथमिकता दी जाए, तब तो फ़ायदा है। यदि वो वहाँ पर जो लेबर है वो कहीं नीचे से, गाजियाबाद से, जैसे कह रहे हैं, वहाँ से जाके लेबर को वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो मुझे लगता है फिर उस लोकल फॉर वोकल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जवानी और वो जो पहाड़ की है काम नहीं आएगी। तो वहाँ जो रिक्रूटमेंट है वो लोकल ही होनी चाहिए। जी, तो इस तरीके का मैकेनिज्म जो है वो तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। आलोक जी, जो बात अभी अश्विनी जी कह रहे थे, वही इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल, पहाड़ में रोजगार लग रहा है तो पहाड़ के लोगों को मिले, क्योंकि पहाड़ से ही लोग नीचे उतर के काम करने आते हैं। अगर नीचे से ऊपर लोग जाने लगे तो वहां उद्योगों का कोई मतलब फिर नहीं रह जाता है। इसलिए उद्योग भी उन्हीं के लगे, लोकल फॉर वोकल। हालांकि इसको लेकर दिक्कत आ सकती, लोग कहेंगे कि रिजर्वेशन लगा दिया, स्टेट रिजर्वेशन लगा दिया तो वहां के लोग ही काम करें। लेकिन मुझे लगता है कोई तो एक नियम बनाना पड़ेगा ना, जहां अपने आप ऐसी स्थितियां बने कि गाजियाबाद का व्यक्ति जाके काम करने के लिए रहे, उससे सस्ता लोकल आदमी मिल जाए। क्योंकि अगर गाजियाबाद का व्यक्ति जाता वहां कमरा लेके रहेगा तो उसको महंगा पड़ेगा, और जो फैमिली वहां उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको सस्ते में रोजगार मिल जाएगा। वो ट्रेंड तो हो, यानी सरकार की, यहाँ सरकार को माँ दुर्गा बनना पड़ेगा। उसकी कई हाथ है, एक हाथ से व्यापारियों को संभाले, एक हाथ से इंफ्रास्ट्रक्चर संभाले, एक हाथ से टेक्नोक्रेट क्रिएट करे, एक हाथ से टेक्निकल एजुकेशन दे। तो कई हाथ लगाने पड़ेंगे सरकार को, मल्टी डायरेक्शनल काम सरकार को करना पड़ेगा। तभी फिर उत्तराखंड विकास की उस धारा में शामिल हो पाएगा जहां पहाड़ भी मुस्कुराएंगे और पहाड़ की जवानी भी पहाड़ों के काम है। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। लेकिन मेरा सवाल ये, क्योंकि हर कोई इसके जहन में आता है कि हिमाचल और उत्तराखंड से कंपैरिजन करना, क्योंकि दोनों ही पहाड़ी दरअसल राज्य हैं, लेकिन जब कंपैरिजन किया जाता है तो हिमाचल बहुत आगे पाया जाता है। ऐसी स्थिति है, तो क्या किया जाए? क्या इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए भी काफी कुछ मिल सकता है? ऐसी स्थिति लगती है आपको आलोक जी? देखिए, हिमाचल के पहाड़ थोड़े मजबूत पहाड़ भी हैं। हाँ। उत्तराखंड के पहाड़ कमजोर पहाड़ हैं, जल्दी खसकते हैं, ये भी एक प्रमुख कारण है। हाँ। तो हिमाचल का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड से थोड़ा सा बेहतर है, पुराना राज्य है, उसकी तुलना में उत्तराखंड नया बना हुआ राज्य है, इसीलिए बना ही था 2001 में नया। हाँ। तो इसलिए नए राज्य की अपनी एक समस्या है, एक सीमा है। उत्तराखंड की जो हमने कहा ना, पहाड़ थोड़े नए हैं और हिमाचल के पहाड़ थोड़ा ज्यादा मजबूत है। तो एक कारण जोग्राफिकल भी है, सरकार की विल पावर भी है। अब हमने पहली बार इस तरह से देखा है, सरकार इस तरह से नोटिसबल, मतलब पहली बार को होगा कि सरकार ने एक विल पावर लगाई है कि कोई भी कीमत हो जाए, हम अब उत्तराखंड के विकास के लिए एक और स्ट्रॉन्ग प्रयास करेंगे। देखिए, जिसके ये जो समिट होते हैं, ये सरकार की सीरियसनेस को संकेत देते हैं कि सरकार कितनी सीरियस है। तो मैं मानता हूं कि सरकार अब ये चाहती है कि लेकिन इस सीरियसनेस के बीच में राजनीतिक बयानबाजियां भी हो जाती हैं और वो ये तक कह देते हैं कि भाई इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन खर्चा ही इतना हो जा रहा है कि निकलेगा भी या निकलेगा, इस तरीके का जिक्र भी होना शुरू हो जाता है। हेमंत जी, वैसी बात है, मान लीजिए आपके स्टूडियो में हम आपसे मिलने आए तो हम ट्रेन का किराया तो लगा के आएंगे ना, और आप हमें चाय पानी कराएंगे ना। जी, तो उसको लेकर कि चाय पानी करना, मुझे ट्रेन, अपनी कार से ट्रेन से आना, नहीं। आर के आर्य जी ने भी एक बात रखी थी, अब हम इससे पहले जब जुड़े थे आर के आर्य जी, तो उन्होंने कहा था कि भाई शोबाजी नहीं होनी चाहिए,
सिर्फ धरातल पर ये चीजें जो हैं वो साबित भी होनी चाहिए। आर्य जी, मैं इस पर एक छोटा सा कमेंट लूं। एक बात जोड़ दूं मैं, हाँ। सरकार की तरफ दिखना भी चाहिए। अगर वो ब्रिज की तरह काम कर रही तो एक जगह इकट्ठा होना ही पड़ेगा। हाँ। हो ही नहीं सकता हाँ। कि आप इकट्ठा ना हो और आप तेज कर सके। फिर आप मंथन से 2% की इकोनॉमी की तरफ चलते रहे जैसे भारत पहले चलता था। अगर आपको 8% की इकोनॉमी में जाना है तो सरकार के खोल से बाहर निकलना होगा, उसे दोनों तरफ के सेतु के रूप में काम करना होगा। ऐसी समिट की जरूरत है। हालांकि टारगेट ज्यादा बना लेते हैं, उतना नहीं आता, लेकिन अगर टारगेट का 50% 40% भी आता है तो मैं ये तो मार्केटिंग का टैक्स है, ये तो एक प्रेशर, ये तो टैक्स है मार्केटिंग का। ठीक है आर्य जी, सहमत है सर आप? हालांकि कुछ देर पहले आपने कहा था कि केवल शो ना हो, इम्पैक्टफुल रहे वो ग्राउंड पर। फिर मैं आ रहा हूँ फिरोज जी आपके पास। देखिए कि मैं किसी की बात को काट तो सकता नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि आपके यहाँ पर आपने पूरा शमियाना और टेंट लगा दिए हैं तो बारात 200 लोगों की 150 लोगों की तो आनी चाहिए ना। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आपने जो इतना बड़ा आडंबर अवार्ड आएगा, मुझे हिंदी भी उतनी नहीं है बढ़िया, तो अगर आपने इतनी शोशेबाजी कर दी है, आडंबर तो नहीं होता परंतु ठीक है, परंतु बराती आए नहीं, इन्वेस्टर जो आए वो देख के चले गए, तो फिर आपको उनकी फिजिबिलिटी भी नहीं पसंद आ रही। आपने, मेरे ख्याल से क्या होता है कि पहले भी जैसे होता था कि आप रिपोर्ट्स मंगा लीजिए, उनकी इन्वेस्टर्स की रिपोर्ट बना लीजिए और एक कमेटी बना दीजिए और उसको स्क्रूटनी कर लीजिए, स्क्रीनिंग कर दीजिए और उनको ऑफर दे दीजिए। और जो आपकी सप्लाई साइड के है, जो टैक्स हॉलीडेज है या इंटरेस्ट सबवेंशन है, वो भी आप उसके अंदर डिस्क्लोज कर सकते हैं और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टर्स तो आ गए, अब इतने बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स जो है अदानी वगैरह, जिनकी आमदनी ही 1666 करोड़ पर डे की है, उनको आपने इनवाइट कर दिया और उन्होंने प्रपोजल आपको 1 लाख करोड़ की फेंक दी और बाद में वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में गई और वहां पे आपकी धींगा मुश्ती होगी। एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, तो ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए ये ठीक रह सकता है। और जहां पर एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा, इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी और सर्कुलरिटी जहां पे मेंटेन नहीं होगी, रिसाइकलिंग रीयूज नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो पहले डे से वेस्ट होता है। ओके, कुल मिलाकर ऐसे प्रोजेक्टों को आप ऊपर छान सकते हैं जिसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, जिसकी स्वॉट एनालिसिस जल्दी हो सकती है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसकी थ्रेट्स क्या है, वो एक टेक्नो इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो है उसको कर सकते हैं। इस तरह से जहां पे इन सारी चीजों पर नो डाउट स्टडी की जाती होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि कई मर्तबा फिर ऐसा होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी अगर वाकई एक्सपर्ट्स की राय प्रॉपर तरीके से ली जाती तो शायद फिर उत्तरकाशी जैसी घटनाएं जो हैं वो ना हो। ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही। ठीक है, वो तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, उस केस में तो ब्लंडर होना ही था। हाँ। क्योंकि आप हाइड्रो प्रोजेक्ट जो लगाते ही चले जा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पूरा करने के लिए। सर एक छोटा कमेंट फिरोज जी से लेता हूँ, फिर को वाइंड अप कर रहा हूँ। फिरोज जी, क्योंकि मैंने जो समझा अभी तक, अगर मैं बात करूँ फार्मा की, एजुकेशन की, हेल्थ की, इसके अलावा वेलनेस की अगर बात की जाए, बागवानी की बात की जाए, पुष्प उत्पादन की बात की जाए, ये जो डिपार्टमेंट है या फिर ये जो क्षेत्र है, यहाँ बड़ा आसानी के साथ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और कुछ चुनौतियां हैं जिसमें रियल एस्टेट। इनके अलावा जो सबसे बढ़िया उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से क्षेत्र है वो है फिल्म का, क्योंकि पूरा उत्तराखंड अपने अपने ओपन थिएटर का एक रूप में है। हाँ। यहाँ की जो हिमालय की जो खूबसूरती है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो फिल्म इंडस्ट्री को काफी अट्रैक्ट कर रही है और सरकार भी उसको प्रमोट कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो क्षेत्र आपने बताया, देखिए अब जो स्वॉट एनालिसिस की बात अभी कर रहे थे, पर इन्वेस्टमेंट समिट में जब लोग आते हैं तो ये सारी चीजें पहले से हो जाती हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में। अब तो लास्ट डे है, अब तो इन्वेस्टमेंट सबमिट करते हैं। हाँ। ये सारी चीजें तो हो चुकी है। हाँ। रही बात जो जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल सर्वे होने हैं, वो प्रोजेक्ट वाइज किस प्रकार का कंस्ट्रक्शन हम करेंगे उसके लिए। लेकिन इन सब से पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है पूरे देश का लगभग 1% के करीब है। हम पूरे देश का 1% पॉपुलेशन है। इसका मतलब हम कंज्यूमर स्टेट नहीं है। यहाँ जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हमें देश की, दुनिया के दूसरे भागों को भेजना होगा। और यदि हमें कंज्यूमर मार्केट नहीं है तो फिर उसकी वायबिलिटी, उसकी फिजिबिलिटी हो नहीं सकती।
और इसलिए लॉजिस्टिक सप्लाई चेन चलिए गुरु जी, माफी के साथ रोक रहा हूँ, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। अश्विनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आलोक जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। कुल मिलाकर ये स्थिति है कि वाकई जो कोशिश की जा रही है वर्तमान की सरकार की ओर से और डबल इंजन की सरकार की ओर से, क्या ये कारगर सिद्ध होगा? ग्राउंड लेवल पर वो इंप्लीमेंट आसानी के साथ हो सकेगा? और क्या वाकई उत्तराखंड में पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी जो है वो काम आ सकेगी, जिसका जिक्र दरअसल मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। इसके साथ खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।